जो एक बेसिक मटेरियल होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मैं तो एनसीईआरटी प्रेफर करता था। तो एनसीईआरटी के वो आप कमांड होनी चाहिए एनसीईआरटी पर। जितनी भी एनसीईआरटीज हैं उन पे कमांड का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा, नेक्स्ट पैरा में क्या आएगा। सिर्फ पढ़ना उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको शायद मटेरियल मिलता होगा उसमें एनसीईआरटी का जिस्ट है, तो आप एक बार उसके साथ में एनसीईआरटी को भी रेफर कीजिए कि जो एनसीईआरटीज है वो बेसिक्स चीजें हैं। और यूपीएससी का पूरा पेपर ही बेसिक्स है, उसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक्स पता होंगे तो आपका बहुत अच्छे से निकलेगा। एक उदाहरण देता हूं मैं, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। उसमें तो होता क्या है कि जब आप अनसक्सेस होते हो तो आपको कुछ दिन झटका लगता है, ये सब चीजें, तो उसको मैंने दिल पे ले लिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रीलिम्स नहीं निकला। तो फिर उसके बाद में जो भी बेसिक मटेरियल था उसको मैंने इतनी बार रिवाइज किया, दोबारा से जॉब थी उसके साथ में टाइम निकाल के मैं रिवाइज करता था, इतनी बार रिवाइज किया कि उसके बाद में प्रीलिम्स में इस बार मतलब बहुत अच्छे मार्क्स है, 126 मार्क्स आए थे। तो ये चीज है कि जो बेसिक मटेरियल है ना वही जरूरी है। इस अभी जो प्रीलिम्स का पैटर्न चल रहा है पिछले 3-4 साल से कि आप करंट उतना ही पढ़ो जितना रिक्वायरमेंट है। करंट को ऐसे नहीं है कि आप 5-5 घंटे दे रहे हो, 4-4 घंटे दे रहे हो। करंट डेली आप 1 घंटा भी पढ़ लेंगे तो करंट से आपका काम हो जाएगा। आगे के ट्रेंड का पता नहीं है, अभी के ट्रेंड के बारे में बता दो, ठीक है। तो बेसिक चीजें जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये प्रीलिम्स के पिलर हैं। करंट अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अब ये मत कर लेना कि मैंने बोला था करंट पढ़ना छोड़ दिया। करंट किसी का बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उनकी इन सब्जेक्ट पे कमांड है, तो उसका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। कमांड का मतलब मैंने आपको बताया था कि किताब में पता होना चाहिए नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा और नेक्स्ट पैरा में क्या आएगा, ठीक है। ये कमांड होना जरूरी है। और ये टॉपिक है ना जो अब हिस्ट्री में कुछ लोग क्या करते हैं कि एंशिएंट मिडाइवल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोड़ देते हैं, आर्ट एंड कल्चर छोड़ देते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, पूरी हिस्ट्री एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड है 1 साल मिडाइवल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, 1 साल एंशिएंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे और 1 साल मॉडर्न से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने बेसिक्स पढ़े होंगे तो कुछ क्वेश्चन में सेंटेंस आते हैं तो आप उनको एलिमिनेट करके भी आंसर कर लेंगे। जरूरी नहीं है पूरा का पूरा क्वेश्चन उससे आ जाएगा, लेकिन कुछ एलिमिनेशन करके आप लोग उस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स है। इसकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी मैंने ओल्ड वाली पढ़ी थी 11th 12th, और दृष्टि की क्विक बुक मैं डीक्यू भी लिख रहा हूँ, उसका मैंने मॉडर्न इंडिया का पार्ट पढ़ा था सिर्फ। मतलब एंशिएंट मिडाइवल थोड़ी सी बड़ी थी, मेरे पास टाइम नहीं था, उसका मैंने मॉडर्न इंडिया का पार्ट पढ़ा था। अगर किसी के पास समय हो तो पूरी पढ़ ले, मैं मेरा बता देता हूँ। पॉलिटी में जो बाइबल ग्रंथ है वो मैंने पढ़ा था, एम लक्ष्मीकांत। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का सहारा लिया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में असल में मैंने कुछ किया नहीं था, क्योंकि एसएससी की तैयारी के दौरान लूसेंट को इतनी बार रटा था तो एक बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग मुझे आ गई थी। उसके साथ में क्या किया, इसमें गूगल सर का सहारा लिया, उनसे जो भी टॉपिक है, नैनो टेक्नोलॉजी है, उस पर आप टाइप करेंगे तो विकिपीडिया पर पेज खुल जाएगा, या कुछ नया रिसर्च है, या यूट्यूब पे जाके नैनो टेक्नोलॉजी लिख दो, उसको अंडरस्टैंड करो कि वो चीज़ क्या है। बायोटेक्नोलॉजी, उसको अंडरस्टैंड करो चीज़ क्या है। इसमें आलस नहीं करना कि आपको कोई बनी बनाई पक्की पकाई चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डील करना है। एनवायरनमेंट के लिए मैंने दृष्टि की बुक पढ़ी थी, जो कि शायद एक ही मटेरियल है, उसके अलावा कोई मटेरियल है नहीं। ये मेन मटेरियल हो गया। उसके बाद में मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर है, उसमें 11th की एनसीईआरटी आती है फाइन आर्ट्स की। पोस्ट इंडिपेंडेंस है, उसके लिए 12th की एनसीईआरटी आती है आधुनिक भारत में राजनीति। 11th है या 12th है वो देख लेना एक बार। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं शायद खुद को थोड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं था। मेरा एक दोस्त था दृष्टि में कोचिंग करता था, उसके नोट्स थे मेरे पास, तो उसके नोट्स को इतने बड़े नोट्स थे तो उसके मैंने 12-15 पेज में पॉइंट लिख लिए थे। और 2 साल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया वर्ल्ड हिस्ट्री से, और इस बार एक आया था वो अमेरिकन क्रांति वगैरह से था, तो वो उससे हो गया था। तो मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा आइडिया नहीं है कि क्या पढ़ना है, तो क्लासरूम का है, उसके बाहर पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा उसके लिए इतना प्रयास करना। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बड़ी है, मुझे इसका लागत जो लाभ है वो इतना लगता नहीं है। उसके बाद में इंडियन सोसाइटी,
इंडियन सोसाइटी के लिए आपको क्या करना है कि इसमें 2-3 चीजें बताता हूँ। ये काफी बड़ा आजकल यूपीएससी में पूछ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी अप्रोच बता देता हूँ। मटेरियल से क्वेश्चन नहीं आते हैं किसी भी, जितना मुझे इंडियन सोसाइटी का पता है। इसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी डेप्थ में, तो आपको एक आपका जो क्लासरूम में मटेरियल मिलता होगा उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में सोसाइटी के हर एक टर्म की, महिला सशक्तिकरण, वैश्वीकरण, नगरीकरण, जितनी भी टॉपिक्स हैं सारों की एक अच्छी डेफिनेशन तैयार कर लेना। और अगर उस डेफिनेशन में किसी व्यक्ति या कोई समाजशास्त्री ने कोई डेफिनेशन दी है, सोशियोलॉजिस्ट, वो बेस्ट है। जैसे नगरीकरण पे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि आज नगरी इतने बड़े आपको लिखना है कि फलाना फलाना के अनुसार नगरीकरण से आपको ये है, ये होगा। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन डील करना है। तो सोशियोलॉजिस्ट की अगर कोई लाइन या जैसे अंदर जैसे कोई चीज क्वेश्चन आता है कि नागरिक की अधिकार से बात भी ये होटल के क्या कारण होते हैं, वो समझ देता हूं। उसमें दलील है ऐसे कंक्लूजन करके अंदर के अनुसार कानूनी निर्धारित करके समाज को समझ जाता है, लेकिन समाज निर्धारित करके समाज समझ जाएगा। कानून को कानून करने में देखते हैं रेप कानून चीजें नहीं हुई ना कि सोसाइटी ने अभी बदलाव नहीं हुई है, तो ये आप कंक्लूजन करोगे, एक आप कंक्लूजन करके ये सब करना चाहिए। उसके बाद एक कोट होगी। तीसरा सोसाइटी में चीज है एग्जांपल में आपको क्या लिखना है, पर्सनैलिटीज। महिला सशक्तिकरण पे है तो डॉक्टर सीमा राव है जो कमांडो ट्रेनर है, उससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता। चाइल्ड में है तो बचपन बचाओ आंदोलन है, कैलाश सत्यार्थी जी हैं। पर्सनैलिटीज के बाद में जो एनजीओ हैं, उसके बाद में कोई ब्यूरोक्रेट ने अच्छा काम करेगा, या फिर कोई इंसिडेंट घटना, मी टू मूवमेंट हुआ, कोई भी घटना जो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर रही है, अरब स्प्रिंग है। इस प्रकार के उदाहरण आपको लिखने हैं। सिंपल आंसर नहीं लिख सकते कि इसमें ये कमियां हैं, ये हम लोग समाधान कर सकते हैं, ये चैलेंज आएंगे, ये वे फॉरवर्ड होगा, आगे की राह ये होगी, और एक आपने इसका कंक्लूजन डाल दिया। ये नहीं करना, क्योंकि अगर आप क्वालिटी नहीं डालोगे, उदाहरण नहीं डालोगे, अच्छी डेफिनेशन नहीं होगी। अब आपने नगरीकरण पे क्वेश्चन आ गया, आपने लिखा डैनियल थॉर्नर के अनुसार नगरीकरण की डेफिनेशन है। ग्लोबलाइजेशन पे आपका क्वेश्चन आ गया तो आपने किसी का कोट किया, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी नाम कोई, उसने ये लिखा था कि ग्लोबलाइजेशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड, कि दो धारी तलवार है, अगर इसको अच्छे से यूज करें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर वो आप कंक्लूजन में लिखोगे, एग्जामिनर को लगेगा कि इस बंदे ने डेप्थ में रिसर्च की है। वो रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं बता पाऊंगा कि उस रिसर्च को, क्योंकि इस सोसाइटी में ना कोई शॉर्टकट नहीं है, और सोसाइटी का पोर्शन बहुत बड़ा आ रहा है। पेपर फर्स्ट में लगभग 80 से 90 नंबर का क्वेश्चन पोर्शन आ रहा है। तो एक आपको जो बेसिक मटेरियल पढ़ लेना, उसके अलावा मेहनत करनी है इंटरनेट से। एग्जांपल्स कलेक्ट कर रहे हो तो मैं एक दो वेबसाइट बता देता हूं आपको, positiveIndia.com और एक है betterindia.com। ये है एनजीओ सर्च करने हैं, पहले बोलो एनजीओ सर्च करने हैं तो गूगल पे सीधा टाइप कर दो एनजीओ दैट आर वर्किंग गुड फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। चाइल्ड के लिए एनजीओ सर्च करने हैं, छोटी छोटी ये चीजें हैं ना, वो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, क्योंकि रेडीमेड मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला। और यूपीएससी में सिर्फ इतने से सीमित मटेरियल में आप नहीं कर सकते, आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, चारों दिशाओं में देखना पड़ेगा। और इंटरनेट है आजकल, इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो उसका यूज करो सारे के सारे। ठीक है, ये सोसाइटी पे बात होगी। ज्योग्राफी का मटेरियल आपको मैंने बाकी सारे बता दिया। एक जो, क्योंकि सोसाइटी में अगर आपने अच्छा आंसर लिख दिया तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे पेपर फर्स्ट में।